सो लेट्स डिस्कस द कॉजेज फॉर दिस ग्रेट और डिस्ट्रक्टिव वॉर टू हैपन। ग्रेट वॉर इसका नाम है और इस वॉर ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये वॉर हुई क्यों थी? इस वॉर का जो बहुत ही बड़ा कॉज था वो था इंटेंस नेशनलिज्म। ये पहला कॉज है, ठीक है। तो व्हाट इज इंटेंस नेशनलिज्म और अग्रेसिव नेशनलिज्म भी इसको बोलते हैं। तो ये होता क्या है? इंटेंस और अग्रेसिव नेशनलिज्म बेसिकली इम्प्लाइज लव फॉर माई ओन कंट्री, हेट्रेड फॉर द अदर्स। मेरा देश महान, बाकी सब गधे के समान, ठीक है। मैं अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, दूसरे देश से बहुत ज्यादा नफरत। मैं उस पर अटैक करके अपना कब्जा जमाऊंगा और वो देश की जो एरिया टेरिटरी है वो मेरे देश में ऐड हो जाएगी। तो इसी पॉलिसी को जर्मनी के एम्पर काइसर विल्हेम ने फॉलो करा। 1870 टू 71 में एक वॉर हुई थी अल्साशी लोरेन के लिए। तो इसको जर्मनी ने जीत लिया था और जो फ्रेंच एरिया था अल्साशी लोरेन का, उसको जर्मनी ने अपने अंडर कर लिया था। तो इसको देखते हुए अब बाकी देश भी तो बहुत गुस्सा होंगे कि ये अरे एक देश ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉज था इस वॉर के लिए। जो ग्रेट वॉर ऑफ 1914 थी, इसका एक बहुत बड़ा कॉज वर्ल्ड वॉर ये अग्रेसिव नेशनलिज्म इसीलिए था क्योंकि इसमें एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा था अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे देश अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके अंदर भी ये चीज़ आएगी कि अरे यार मुझे भी अपने देश को बढ़ाना है। तो इसी तरह सारे देश इवेंचुअली एक दूसरे से भिड़ गए इन दी एंड। तो कैसे भिड़े? अभी और भी कॉजेज है, एक सिंगल कॉज नहीं था। दिस वॉज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ मेनी कॉजेज। तो अब दूसरा कॉज इस वॉर के लिए, what was the second cause? The second cause was an armament race. आर्मामेंट रेस मतलब क्या? देखिए, जब जर्मनी एक देश पर अटैक कर रही थी तब दूसरे देश देख रहे थे कि अरे यार ये तो कल को मेरे ऊपर भी हो सकता है। ऑब्वियसली आई डू माई बेस्ट टू डिफेंड माई सेल्फ। और अपने आप को डिफेंसिव लाइन पर लाने के लिए एक देश अपने आप को बहुत ज्यादा स्टॉक पाइलिंग कर रही थी। आर्मामेंट्स क्या होते हैं? आर्मामेंट्स मतलब कि लाइक द वेपन्स ऑफ वॉर, बॉम्ब्स, एयरक्राफ्ट, नेवल शिप्स एक्सेट्रा, गन्स, सब आते हैं इसके अंदर। तो जर्मनी क्या कर रही थी? इस वॉर से पहले अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही थी। जर्मनी ने अपने आप को मतलब इस लेवल तक प्रिपेयर करने लगी थी कि बाकी देशों को लगने लगा। उन्होंने कहा अरे यार अगर जर्मनी इतना ज़्यादा आर्मामेंट्स प्रिपेयर कर रहा है तो कल को वो मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। हाउ विल आई डिफेंड माई सेल्फ? तो अब बाकी देशों को भी अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर करना था। तो इसीलिए हर देश अपने आप को एक अलग ही लेवल तक प्रिपेयर करने लगा इस वॉर के लिए। सो द आर्मामेंट रेस वाज आल्सो अ वेरी बिग कॉज फॉर द वॉर टू हैपन। अब जो तीसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। तो जो तीसरा कॉज है वो था कि इन द ईयर 1879 जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक पैक्ट साइन किया कि अगर कोई एनिमी हम पर अटैक करता है तो हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई तुम पर अटैक करता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो तुम मेरी हेल्प कर देना। 3 साल बाद इटली भी इस पैक्ट को ज्वाइन कर लेती है और बाद में इस पैक्ट को हम लोग कहते हैं द ट्रिपल अलायंस। तो अब जब देखते हैं बाकी देश की एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म हो चुकी है, कल को ये हम पर अटैक कर सकती है, तो अब हमें भी आपस में जुड़ के सावधान हो जाना चाहिए। तो इन 1907 एक और अलायंस फॉर्म होती है, इसका नाम है द ट्रिपल एंटेंटे। इसमें होती है रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड। तो अब यूरोप में क्या होता है, दो मेजर आर्म्ड कैंप्स बन जाते हैं। एक में होता है इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, और दूसरे और ओटोमन एम्पायर भी बाद में इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये चारों एक साइड थे, लेकिन इनको कहा जाता था ट्रिपल अलायंस ही, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता था कभी कोई देश छोड़ दे रहा है, लेकिन इसको इवेंचुअली हम लोग ट्रिपल अलायंस ही कहते थे। और दूसरी साइड इसके अपोजिशन में एक आती है ट्रिपल एंटेंटे। ट्रिपल एंटेंटे में हमारे पास क्या है? ट्रिपल एंटेंटे में है रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड। तो अब जब यूरोप दो मेजर आर्म्ड कैंप से डिवाइड हो चुका है तो ऑब्वियस सी बात है कभी ना कभी इन दोनों में जंग होनी इमिनेंट है। जब दो बहुत बड़े ग्रुप्स आपके स्कूल में हैं तो वो दोनों एक ना एक बार कूल बनने के लिए लड़ाई जरूर करेंगे और एक बहुत बुरी तरह हारेगी। तो अब जो चौथा कॉज है हमारा वो है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक ऐसा चीज है जिसका शिकार हमारा खुद का देश भी हो चुका है। इंपीरियलिज्म मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर इन्वेड करती है और वहां अपनी सरकार बैठा लेती है और क्या करती है, उस देश को अपने फायदे के लिए यूज करती है। जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया था, उन्होंने हमारे देश पर अटैक किया, इवेंचुअली हमारे देश को कंट्रोल में ले लिया और हमारे देश में जितनी भी मतलब अच्छी चीजें थी, एसेट्स हैं हमारे देश के, उन्हें अपने देश भेजने लगे अपने देश के इकोनॉमिक फायदे के लिए। सो दिस annexation of a country for economic control or economic power or territorial power was known as imperialism.
तो उस टाइम क्या होता था, इंग्लैंड और फ्रांस इस इंपीरियलिज्म के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने बहुत सारे टेरिटरीज बना लिए थे। अब जर्मनी ने देखा कि यार सब लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी अपना ग्लोरी को बढ़ाना है। मैंने क्या कहा था वीडियो के शुरू में कि जर्मनी को अपने ग्लोरी को बढ़ाना था। कैसर विलियम का ये बहुत बड़ा एम था कि मुझे अपने ग्लोरी को अलग लेवल पर लेके जाना है। तो इसके लिए अब जर्मनी भी इस इंपीरियलिज्म की रेस में घुस जाती है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था, द रेस फॉर इंपीरियलिज्म। अब जो चौथा और बहुत बड़ा कॉज आता है इसमें, वो है, नहीं सॉरी, ये पांचवा कॉज है, वो है द साराजीवो क्राइसिस। साराजीवो एक जगह का नाम है, ठीक है, यूरोप में। तो अब क्या होता है, ऑन 28 जून 1914, रुकिए रुकिए, इसको हम लोग, अब आता है फिफ्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज, विच वाज आल्सो द इमीडिएट कॉज। इसी कॉज के बाद द वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड। तो ये कॉज क्या था, देखिए, द पीपल ऑफ बॉस्निया विच वाज अनेक्स्ड बाय ऑस्ट्रिया इन द ईयर 1908 वाज सर्बियंस बाय एंसेस्ट्री। जो बॉस्निया के लोग थे, इनको 1908 में ऑस्ट्रिया ने अनेक्स कर लिया था। और ये लोग जो थे वो, उनकी एंसेस्ट्री सर्बिया में थी, इनके जो पूर्वज थे वो सर्बियंस थे। तो इवेंचुअली ये लोग भी क्या चाहते थे कि हम लोग को भी सर्बिया में जोड़ दिया जाए, हम लोग को नहीं रहना इस ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये लोग ऑस्ट्रो हंगेरियन गवर्नमेंट के साथ लड़ते थे, इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते थे, राइट्स करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। पर इनकी मांगे फुलफिल नहीं की जा सकती थी उस टाइम। तो 28 जून 1914 को ऐसा क्या होता है जो वर्ल्ड वॉर वन को शुरू कर देता है। इस चीज के बाद, मतलब दिस वाज द मेन कॉज फॉर द वॉर, ठीक है, इसी के जस्ट बाद वॉर शुरू हो जाती है। तो 28 जून 1914 को क्या होता है, द आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है, जो क्राउन प्रिंस थे, वो साराजीवो जो कैपिटल सिटी था बॉस्निया का, उसमें घूम रहे थे अपनी वाइफ सोफिया के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक 19 साल का लड़का गैव्रिलो प्रिंसेप आता है और इनको गोली मार देता है, इनकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद क्या हुआ, उनकी हत्या हो जाती है। तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आउटरेज होता है कि अरे यार तुम लोगों ने ऐसा क्या किया। ये जो हत्या थी, ये एक बहुत ही प्लान्ड चीज थी, इसको एक टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, इसका नाम था ब्लैक हैंड। तो इसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रिया जो था वो सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर देता है कि अब हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे, क्योंकि ये चीज तुमने किया है हमारे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड के साथ। ऑब्वियसली उन्होंने इनके राजा को मारा, तो अब ये उनसे बदला लेना चाहेंगे। तो अब क्या होता है, रशिया सर्बिया के सपोर्ट में जुड़ जाता है। तो अब इसी तरह एक के बाद एक देश जो है अपोजिशन में आते जाते हैं कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। करते करते पूरी दुनिया नहीं, मतलब जो मेजर कंट्रीज दूसरे के पावरफुल कंट्रीज, वो इस वॉर में जुड़ जाती हैं और इस वॉर का नाम पड़ जाता है तो वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो आई होप कि जो मेन कॉज है वो आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ें। अब क्या होता है, वॉर शुरू होता है। तो वॉर के पहले 3 साल में जर्मनी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है अपने अपोजिशन पे। जर्मनी फ्रांस का बहुत बड़ा पार्ट अपने हिस्से में ले लेती है, और कोई भी देश जर्मनी को नहीं हरा पा रहा था इस टाइम। जर्मनी इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी। और जो यूएस था वो इस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब शांत था, बोल रहा था कि भाई वॉर रोक दो, बट मैं इसे बीच में नहीं पढ़ूंगा। अब जर्मनी क्या करती है, वो शुरू करती है नेवल वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन की एक बहुत ही नई और मतलब पावरफुल शिप थी लुसितानिया। ये लिवरपूल से न्यूयॉर्क के लिए सेल कर रही थी विद मेनी यूरोपियन एज वेल एज अमेरिकन पैसेंजर्स। तो जर्मनी क्या करता है, एक सबमर्ज्ड यू बोट भेजता है, मतलब एक सबमरीन टाइप की शिप, ठीक है, और इससे उस लुसितानिया को, जो शिप थी ब्रिटेन की, उसको अटैक कर देता है। तो अब क्या होता है, बहुत सारे लोग तो उसमें अमेरिकन भी थे और यूरोपियंस भी थे, तो वो लोग मर जाते हैं। ये देख के यूएस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी यूएस के लोगों को कोई छेड़ता है तो यूएस शांत नहीं रहता है, यूएस बर्बाद करके ही छोड़ता है। तो अब यूएस के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और यूएस भी इस गुस्से को देखकर एक डिसीजन लेती है कि अब मुझे इस वॉर में घुस के इसको रोकना होगा, नहीं तो ये जर्मनी अब सर पे चढ़ रहा है। और जर्मनी ने उस टाइम तक बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर भी दिया था। तो 6 अप्रैल 1917 को यूएस जो ट्रिपल इंटेंटे थे उनके साइड से वॉर में घुस जाती है। और अब फाइनली कोई भी डाउट नहीं था कि वॉर कौन जीतेगी। ऑब्वियसली अब यूएस आ चुका है, अब जर्मनी को वो ओवरपावर कर ही देगी, और उसने ऐसा किया। अब जर्मनी वॉर हार गई, और 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टाइज डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि इस दिन पर वॉर को रोका गया था। ठीक है, बहुत सारे लोग उस दिन खुश थे, ऑब्वियसली सब लोग खुश होंगे, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्टिव वॉर रुक गई। कितने लोगों का घर उजाड़ दिया, कितने लोगों की फैमिलीज को मार दिया गया, कितने देशों की इकोनॉमीज को खराब, मतलब नष्ट कर दिया गया। ठीक है,
ऑब्वियसली सब लोग खुश थे। 11 नवंबर 1918, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर एग्जाम एज वेल। इस दिन आर्मिस्टाइज डे सेलिब्रेट किया गया था। और अब वॉर के बाद कैसे इंश्योर करें कि बाद में एक और बार ऐसी वॉर ना हो, तो इसीलिए एक ट्रीटी साइन की गई थी ऑन द 28th of June 1919 एट वर्सेल्स इन फ्रांस। वर्सेल्स फ्रांस में एक जगह है जहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई कि जर्मनी, ताकि जर्मनी या फिर कोई भी देश ऐसी कोई बेकार चीज, कोई वॉर दोबारा से ना करे फ्यूचर में, ठीक है। तो इसको हॉल ऑफ मिरर्स एट वर्सेल्स फ्रांस ऑन 28 जून ऑन 1914 को साइन किया गया। लेकिन इस ट्रीटी में फ्लॉज क्या थे, ठीक है। ये ट्रीटी थी कि अब हम लोग कभी दोबारा वॉर नहीं करेंगे, और बहुत सारे टर्म्स एंड प्रोविजंस थे इस ट्रीटी में जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी थे। क्यों थे अभी मैं बताऊंगा। तो ये ट्रीटी बेसिकली थी क्या, ये पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। इस ट्रीटी में बेसिकली जर्मनी जैसे देश को रोका गया था कि बाद में वो फिर से दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करे, और जिन देशों को जर्मनी से नुकसान हुआ था उनको कंपनसेशन मिला। तो इस ट्रीटी में बेसिकली फायदा हुआ था उनको जो लोग वॉर जीते थे, और जर्मनी हारी तो जर्मनी को बहुत ज्यादा ही ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। जितना वो डिजर्व नहीं करती थी उससे कई ज्यादा जर्मनी को पूरा ही मतलब दोषित कर दिया गया कि पूरी चीज तुम्हारे वजह से हुई, जो भी हुआ मेरी कोई गलती नहीं है, सब तुमने गलत किया, अब तुम इसका हर्जा भुगतो, ठीक है। तो अब इस ट्रीटी में प्रोविजंस क्या थे, ठीक है। जो पहली प्रोविजन थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन थी, वो ये थी कि जर्मनी की जो आर्मी थी, ठीक है, उसको 1 लाख सोल्जर तक लिमिट कर दिया गया। 1 लाख से ज्यादा आप आर्मी पर्सनल नहीं रख सकते अपनी आर्मी में। जर्मनी की एयरफोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब जर्मनी में मतलब कि कोई भी एयरफोर्स नहीं रहेगा। वो जो नेवी थी जर्मनी की, उसको 36 शिप तक लिमिट कर दिया गया। यहाँ सिर्फ 36 शिप रहेंगे, और एक भी वॉरशिप नहीं रहेगा, ताकि जर्मनी बाद में फिर से अटैक ना कर सके। तो यहाँ पे जर्मनी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गई थी, और बहुत ज़्यादा उसको मतलब ऑब्वियसली जर्मनी ऐसी एक ग्लोरीफाइड देश था जहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइड था, अब उनके प्राइड को एकदम ही नष्ट कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा कॉज बन गया था बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पर अभी हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के कॉन्सिक्वेंसेज को पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है। तो पहला यही था कि जर्मनी की आर्मी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। 1 लाख सोल्जर तक उसकी आर्मी को ये कर दिया गया था लिमिट। उसके एयरफोर्स को पूरी तरह ट्रिपल कर दिया गया, एक भी एयरशिप नहीं रहेगा। और जो नेवी थी उसको 36 शिप्स तक लिमिट कर दिया गया, उसमें एक भी वॉरशिप नहीं था। जो दूसरा कॉज था वो ये था कि जर्मनी, मैंने बताया था कि इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज अब अपनाने लगी थी, वो भी अब दूसरे देशों में जाकर अपना राज बसाने लगा था कि अब मुझे उससे फायदा चाहिए। तो अब क्या हुआ, जिन लोगों ने वॉर जीता था, इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोगों ने क्या करना शुरू किया, जर्मनी के जो इंपीरियलिस्टिक देश थे, ठीक है, जिन देशों को जर्मनी ने जीता था उन पे अपना कब्जा जमा लिया, जर्मनी से उसे छीन लिया, बोला कि अब ये तुम्हारा नहीं, अब ये मेरा है, जंग मैंने जीती, मेरी मर्जी। यही बात थी। और उसके बाद जो एक और कॉज था वो था अल्साशी लोरेन एंड सार बेसिन। देखिए 1870 में एक वॉर लड़ी गई थी, जर्मनी एंड फ्रांस बीच में, इसको जर्मनी ने जीत लिया था। अल्साशी और अल्साशी और लोरेन फ्रांस में एक टेरिटरी है जिसको जर्मनी ने अपने अंडर कर लिया था। तो अब फ्रांस तो वॉर जीत गई, तो उसने कहा ठीक है अब लाओ वापस दो, बहुत खेल लिया। तो अब ये भी जर्मनी से वापस ले लिया गया। और सार बेसिन एक बहुत ही रिच कोल माइन थी, ठीक है, यहाँ पे कोयला का बहुत बड़ा माइन था, वन ऑफ द बिगेस्ट कोल माइंस इन द वर्ल्ड। इसको फ्रांस ने अपने अंडर ले लिया, बोला कि अब ये मेरा 15 साल के लिए, ठीक है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कॉज ये था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का, द लीग ऑफ नेशंस। देखिए अभी जैसे हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन है, कहीं भी वॉर होता है तो यूनाइटेड नेशन उसको रोकने में काम करती है। इसी तरह उस टाइम सोचा गया कि एक हम लोग ऐसा लीग बनाते हैं जो किसी भी वॉर को रोकेगा। तो इस लीग का नाम रखा गया लीग ऑफ नेशंस। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का। ये जो ग्रेट वॉर थी, ग्रेट वॉर ऑफ 1914, ऑब्वियसली कोई हल्की फुल्की वॉर तो थी नहीं कि बस मैंने थोड़ा सा मिसाइल मारा उसने थोड़ा सा मारा वॉर खत्म, ऐसा नहीं था। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर थी, अलग लेवल पर डिस्ट्रक्शन किया गया था। तो इस वॉर के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जो इस वॉर के बाद मतलब बच्चे को ही पता है कि ये सब होना ही होना है। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों के घर खत्म हो गए, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी देनी पड़ी इस वॉर की वजह से। दूसरा कॉज यहाँ पर आता है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। लोगों को समझ में आया कि ये जो अग्रेसिव नेशनलिज्म का पॉलिसी था
ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जो इंटेंस नेशनलिज्म कि मेरा देश महान, बाकी सब गधे के समान, मैं दूसरे देश पर अटैक करूंगा, ये वाली जो मेंटेलिटी है ये कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है किसी के लिए भी। देखिए, वॉर कोई भी जीते कोई भी हारे, डिस्ट्रक्शन दोनों जगह ही हुई थी। तो अब सभी को ये चीज़ रियलाइज होने लगा धीरे धीरे कि नहीं, ये जो मेंटालिटी मैंने डेवलप की है ये बहुत ही खराब है एंड आई हैव टू ओवरकम इट। तो जो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की माइंडसेट लोगों में आ गई थी, उसको धीरे धीरे खत्म करने लगे लोग। अब जो तीसरा कॉज आता है वो है अ, जो तीसरा सब, सब जो तीसरा एक बहुत ही बड़ा कॉज था इस वॉर का, वो था इमरजेंस ऑफ यूएस एज अ वर्ल्ड पावर। यूएस एक वर्ल्ड पावर कब बना? देखिए, 1914 से पहले वर्ल्ड पावर जो था वो यूएस नहीं था। हालांकि अभी यूएस है, पर उस टाइम इंग्लैंड था। तब वॉर में क्या हुआ, इंग्लैंड को अपना जान जोखना पड़ा इस वॉर के लिए, ठीक है। इंग्लैंड ने पूरा अपना जान लगा दिया था अपने देश को बचाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड ने अपने बहुत सारे एसेट्स खो दिए। पर यूएस, तो मैंने बताया कि यूएस एकदम लास्ट में इम्पैक्ट प्लेयर बन के आया था, तो यूएस के एसेट्स एज इट इज थे। तो अब इंग्लैंड हो चुका है बहुत ज़्यादा डैमेज और यूएस इज स्टिल इंटैक्ट। तो यूएस अब बन जाता है वर्ल्ड पावर क्योंकि उसने वॉर में घुस के वॉर को एंड किया एंड यूएस इज स्टिल अनहार्म्ड। बट इंग्लैंड इवन दो इंग्लैंड वॉन द वॉर, बट स्टिल इंग्लैंड हैड टू फेस टू मच हार्म इन द वॉर। इसीलिए अब यूएस बन चुका है वर्ल्ड पावर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्सिक्वेंस है इस वॉर का, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड पावर आफ्टर द ग्रेट वॉर ऑफ 1914। देखिए, जो लीग ऑफ नेशंस था इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, टू promote international cooperation and to achieve international peace and cooperation among its various members and nations। इसका काम ये था कि दुनिया में अगर इसे कहीं भी दिखे कि अब जंग होने वाली है, इसे पता है कि जब भी अब जंग होगी तो हो सकता है कि वो फिर से एक वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। तो इसलिए ये जो लीग ऑफ नेशंस है इसका सबसे बड़ा एम यही था कि हमें वॉर को रोकना है, हमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी लानी है, हमें एक लॉ एस्टेब्लिश करना है जिसको हर देश फॉलो करे, जिसकी वजह से बाद में एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव वॉर ना हो। क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो समझ गए थे कि अगर दोबारा से ऐसी वॉर होती है तो हो सकता है अब जो ह्यूमन रेस है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इतना ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था, इसको देखते हुए सभी लोग कांप उठे थे, इतना मतलब अलग लेवल पे इस वॉर में डिस्ट्रक्शन हुई थी। प्रिवेंशन ऑफ वॉर के अलावा भी कुछ माइनर ऑब्जेक्टिव्स थे इस लीग के, जो कि थे द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटी। जैसे कुछ कमज़ोर देश थे, जैसे कि बांग्लादेश ये सब हुआ, तो गरीब देश, कमज़ोर देश, इन लोगों को प्रोटेक्ट करना वॉर से, ठीक है। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटरीज विच आर असाइंड एज अ मैंडेट फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस। देखिए, कुछ देश ऐसे थे जिसको मतलब कि किसी को पूरी तरह दे नहीं दिया गया था, जैसे कि पैलेस्टीन था, वो एक मैंडेट दे दिया गया था, ठीक है। पैलेस्टीन वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री, नाइदर वाज इट डायरेक्टली गवर्न्ड बाय एनी अदर कंट्री। तो इसे एक मैंडेट कहा गया। यूएन ने कहा, लीग ऑफ नेशन ने कहा कि अब ये एक मैंडेट है, ठीक है। तो अब इसे कौन एडमिनिस्टर करेगा? तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ओवर करेगी द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। और डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और भी अलग अलग जो माइनर प्रॉब्लम्स थी, माइनर नहीं बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, पर इनको माइनर ऑब्जेक्टिव्स के अंडर डाला गया था। क्योंकि ऑब्वियसली वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी, फूड स्कैरसिटी थी, देवर ड्रॉट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड क्योंकि फार्म्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए द लीग ऑफ नेशंस ने कहा कि ठीक है, हम लोग इसमें हेल्प करेंगे। और लीग ऑफ नेशन में ओरिजिनली 42 मेंबर्स थे। और दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट द लीग ऑफ नेशंस फॉर योर आईसीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव।